न्यूकासल क्रिश्चियन नेटवर्क के तमाम नाजरिन को नई उम्मीदों, नई उमंगों के साथ नया साल मुबारक हो। संग उम्मीदें अमंगे लिए हम चलें, रंज सब मिटिए जाएं नए साल में। जो खता भी हुई है किसी से अगर, फिर गले से लगाएं नए साल में। नाजरीन, बहुत सारी खुशकामनाएं आपके साथ हैं। जब भी हम मुस्तकबिल की बात करते हैं या हाल की बात करते हैं, तो हम माजी को एक दफ़ा देख लेते हैं कि क्या कोताहियां हमसे हुई कि हम वो अचीवमेंट हासिल नहीं कर सके। और ख़ुसूसन जब हम मिनॉरिटीज़ में हैं, तो गुज़श्ता साल में हमारे साथ क्या नाइंसाफ़ियाँ हुई, इम्तियाजी सलूक, हज़ारसानी और बहुत सारे मसाइल हमारे साथ पेश आए। तो हम उसी का एक मुख्तसर सा जायज़ा लेते हुए आगे भी बढ़ेंगे और मुस्तकबिल की जो मनसूबाबंदी होती है इसी को सामने रख के करनी होती है। नाज़रीन, आज हमारे साथ फैसल इलियास हैं, सब जानते हैं। वो पीस स्कॉलर्स हैं, क्रिश्चियन मुस्लिम या इंटरफेथ डायलॉग, इंटरफेथ हारमोनी के लिए बहुत सारा उनका काम है। कई दफ़ा वो रशिया, फिर पेरिस जा चुके हैं और अब दिसंबर में वो अक़वाम मुत्तहिदा जनेवा में गए, जहाँ 17वीं सेशन बराए मिनॉरिटीज था और वो उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी वहाँ पे की। एक बड़ी हैरत की बात ये है कि बहुत सारे हमारे लीडर ओवरसीज के या दूसरे भी आए दिन कहते रहते हैं कि जी हम यूरोपियन यूनियन गए या अक़वाम मुत्तहिदा के ऑफिस जनेवा में गए। लेकिन जब मेरी बात हो रही थी फैसल इलियास से, तो वो मुझे कहता, जब मैंने उनको बताया कि मिनॉरिटीज बाकायदा जो है इन्होंने ग्राफ के जरिए उनको, जिस तरह ये बड़े ज़बरदस्त किस्म के इंटेलेक्चुअल हैं, मुदब्बर हैं, फिर बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में जाते हैं, फिर ग्राफ यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ का। तो इन्होंने जब बताया उन्होंने कि हमारी मिनॉरिटीज क्रिश्चियन किन किन मसाइल से दो चार है, तो वो हैरान थे कि आज तक किसी ने इस तरह की बात नहीं की, आप वो पहले हो। तो इससे पहले कि मैं उनके साथ जनेवा की अक़वाम मुत्तहिदा की कोई बात करूं, तो मैं पूछना ये चाहूँगा कि पाकिस्तान में 2024 सियासी, मजहबी, समाजी और दूसरे जो मसाइल है उस हवाले से कैसा रहा है। एक और भी बात बताऊं, फैसल, न्यू ईयर पे सुलेमान मसीह जो गुजरनवाला के करीब ही है, कोट असद उल्ला का, उसे कत्ल कर दिया गया। बड़ी अफसोसनाक खबर थी। बहुत सारे लोगों ने कहा कि नए साल में ये पहला तोहफा है। और मेरे अपने ख्याल से कि 2024 एक बड़ा स्मूथली गया है, कोई ऐसा बड़ा वाकया सरजद नहीं हुआ। तो हुआ तनाज़ा ये भी है नाजरीन, बहुत सारे नाजरीन को अभी शायद पता ना हो कि उसकी ज़मीन थी थोड़ी जिस पे वो मेहनत करता था, तो हथियाने के चक्कर में उसको कहा जा रहा था कि ये ज़मीन हमें दे दो। वो मानना नहीं तो उसको कत्ल कर दिया गया, उसको छूट किया गया। आज ही फैसल आपको खुश आमदीद कहते हैं। और जिस तरह मैंने कहा कि 2024 हमारी मिनॉरिटीज या खसूसन क्रिश्चियन के लिए कैसा रहा। जी जी फैसल। जी बहुत शुक्रिया सैमसन साहब, एंड आई विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2025 टू एवरीबडी जो हमें स्क्रीन पे देख रहे हैं या सुन रहे हैं। आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। और जिस तरह से रवायत है कि न्यू कैसल क्रिश्चियन नेटवर्क हमेशा उन तमाम इश्यूज को ऑन एयर लेके आता है, उस पर डिस्कशंस होती हैं और आप सब उसमें अपनी अपनी वैल्यूबल जो रिमार्क्स हैं, व्यूज़ हैं, वो देते हैं ताकि कम्युनिटी की बेहतरी के लिए काम किया जा सके। जिस तरह से संसद साहब ने बड़ी डिटेल में बताया कि 2024 में हमने जो जितने भी प्रोग्राम्स किए उनमें वो तमाम इश्यूज को हमने मद्देनज़र रख ताकि कम्युनिटी के उन इश्यूज को डिस्कस किया जा सके। और बहुत सारे प्रोग्राम्स के ज़रिए से कम्युनिटी को अवेयरनेस भी दी जाती है। बड़ा अच्छा आपका क्वेश्चन है कि जब हम नए साल का आगाज़ करते हैं और मैं
मैं इस बात के लिए बड़ा थैंकफुल हूँ सैमसन साहब का और न्यू कैसल क्रिश्चियन नेटवर्क का, कि जिन्होंने साल का पहला प्रोग्राम किया और उसके लिए उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि मैं 2024 के साल के हवाले से थोड़ा एनालिसिस भी कर सकूं, और हमारी जो अचीवमेंट्स रहीं, जहां जिन एरियाज में हम कमज़ोर रहे, उन जिनमें हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, उन पर भी बात की जाए। और ख़ास तौर से एक बड़ी जो अचीवमेंट मैं समझता हूँ कि ये किसी एक शख्स की, किसी एक पर्सन की अचीवमेंट नहीं है, बल्कि ये बहैसियत कौम, पाकिस्तानी कौम के हवाले से, और फिर पाकिस्तान में बसने वाले जो माइनॉरिटीज़ हैं, ख़ास तौर पे क्रिश्चियंस, उन सब के साथ मैं अपने इस अचीवमेंट को शेयर करता हूँ। और कि यूएनओ के अंदर पाकिस्तान की नुमाइंदगी होना और पाकिस्तान में मौजूद माइनॉरिटीज़ की नुमाइंदगी होना, इसमें कोई मेरे अकेले की अचीवमेंट नहीं, बल्कि ये बहैसियत कौम, बहैसियत माइनॉरिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, हम सब की अचीवमेंट है कि हमने यूएनओ में, जहाँ पे 196 कंट्रीज़ के मेंबर्स मौजूद थे, आईएनजीओज मौजूद थी, यूएनओ का स्टाफ मौजूद था, और बहुत सारी माइनॉरिटीज़ जो मुख्तलिफ कंट्रीज से बिलोंग करती थी वो मौजूद थी, उनकी मौजूदगी में पाकिस्तान के उन अच्छे कामों को अप्रिशिएट किया जाना, और जिन एरियाज में हमें काम करने की ज़रूरत है उस पर बात किया जाना, मेरे ख्याल में ये हम सबको इसका क्रेडिट जाता है, ये किसी एक शख्स का क्रेडिट नहीं है। सो इस हवाले से मैं, सैमसन साहब, बहुत शुक्रिया वंस अगेन। मैं 2024 के साल को इंतहाई कामयाब साल मैं समझूंगा कि हमारे लिए रहा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो शायद हम अचीव करना चाहते थे 2024 में, वो 100% तो नहीं हो सकी अचीव, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि बहुत हद तक हमने उसमें अचीव किया है। जिसमें मैं ये कहूँगा कि अपने उन तमाम अदारों का हम शुक्रिया भी अदा करेंगे कि जिन्होंने माइनॉरिटीज़ की डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस को मिनिमाइज करने में माइनॉरिटीज़ का साथ दिया है, जिसमें गवर्नमेंट है, आर्मी है, और जितने भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, उन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया है। और थ्रू आउट द ईयर जो रिलीजियस इवेंट्स होते रहे, उसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो पुलिस की नफरी है उसको तायनात रखा, जिसमें मैं ईस्टर की बात करूंगा, जिसमें क्रिसमस की बात करूंगा, जिसमें हम नए साल की इबादत की बात करेंगे, तो उसमें उन्होंने बड़े अच्छे से चर्चिस के साथ कोऑपरेट किया, और सिक्योरिटी लैब हमें उस तरह से नज़र नहीं आया। और इस हवाले से जाहिर है, इतनी बड़ी कम्युनिटी है, पाकिस्तान है, उसमें बसने वाली बेशुमार माइनॉरिटीज़ हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोटे वाकयात हमें नज़र आते हैं होते हुए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सैमसन साहब को याद होगा कि 11 सितंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसका इनेकाद मैंने खुद किया, और जिसमें बहुत ही हमारे मोतबर जो कम्युनिटी लीडर्स हैं उन्होंने उसमें शमूलियत इख्तियार की। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के वसातत से ये पैगाम दिया गया पूरे पाकिस्तानी कौम को कि जब तक हम पूरी पाकिस्तानी कौम एक पेज पे नहीं आएंगे कि हम पाकिस्तान में अमन चाहते हैं, हम पाकिस्तान में पीसफुल को एग्जिस्टेंस चाहते हैं, हमारे मुल्क में बाज़ औक़ात हमें दहशतगर्दी के वाक़यात नज़र आते हैं, या कहीं पे मजहबी तासुबियत नज़र आती है, तो हम सब की जिम्मेदारी है, ना कि किसी एक शख्स की, ना किसी एक अदारे की, ना सिर्फ हुकूमत की, बल्कि हर शहरी जो पाकिस्तान में बसता है और जो पाकिस्तान से बाहर है, वो भी पाकिस्तान के लिए दर्द रखते हैं, और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में अमन कायम हो। सो ये एक जनरल ओवरव्यू है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि 2024 ने हमें बड़ी अच्छी यादें दी, बड़े अच्छे मोमेंट्स हमारे रहे, जिसमें हमने पाकिस्तान में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ते हुए देखा। नो डाउट बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे हमारे अजीज़ हैं जो 2024 में तो थे हमारे साथ, लेकिन 2025 में नहीं है, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसको हम ये कह सकते हैं कि इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई। फैसल, हमें तो एक पास्टर शहजाद का भी वाकया हो गया निशात हम्म, कॉलोनी में, लेकिन उसको बाद में कंट्रोल भी कर लिया गया।
ऐसे वाकयात तो इसका मतलब नहीं कि ओवरऑल हम जब बात कर रहे हो तो हम फिर यही कहें। हर अचीवमेंट के लिए कुछ हमें तारीफ भी चाहिए। जैसे उन्होंने बाद में कहा कि मुझे अब एहसास हुआ है कि हम जन्नत नहीं रहते, हम बड़े मुश्किलात का शिकार है। ये जरूर ऐसा ऐसा होता है। ऐसा होता है। कितनी स्ट्रगल हमने, कितनी जाने गंवाई, कितना वो हमारे लिए पिछले साल उससे 23 वाला जड़ा माला का था, सरगोदा का वाकया था, उससे भी होते रहे। लेकिन हमें नई उम्मीद का या इसका हाथ नहीं छोड़ना चाहिए, मतलब दामन नहीं छोड़ना चाहिए कि हमें जो है वो रहना ही ऐसे है। इसका बिल्कुल। सलूशन ये जी। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। उसमें जो सरगोदा वाला इंसिडेंट है, जिसको मैंने कोट किया अपनी यूएनओ की स्पीच में भी, फिर जड़ा वाले वाक्य को भी कोट किया, इसमें कोई शक नहीं है कि हिस्ट्री में जब चलते हैं तो हम देखते हैं कि ये वाकयात होते रहे हैं। लेकिन ये देखते हैं कि हमने हमेशा ऐसे वाकयात को कंडेम किया है, और हम ये चाहते हैं कि फ्यूचर में गवर्नमेंट जो है वो कानूनी लिहाज से ऐसी कोई पॉलिसी बनाए, ऐसा कोई कानून सामने लेके आए, ताकि ये जो मॉब वायलेंस जैसे वाकयात हैं, जो जड़ांवाला में नजर आया या सरगोदा में नजर आया, इस तरह के वाकयात जो हैं वो उनकी पुरजोर मजम्मत करते हुए ना सिर्फ मजम्मत करें, बल्कि जो इसके पीछे माइंड सेट है या जो अनासर हैं जो इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, उनको सजाएं भी दी जाएं, ताकि आइंदा ऐसे वाकयात की बेहतर तौर से रोकथाम की जाए। जी, मैं चाहूंगा कि आप जब अक़वाम मुत्तहिदा जनेवा में गए, उसका थोड़ा आप आल अहवाल भी अपने देखने वालों को बताएं। और मैं नाज़रीन ये भी बताता जाऊं कि हमें फ़ख्र है कि फैसल इलियास हमारे जो यूथ के हैं वो एक उसके एडवाइज़र भी हैं और एनसीएन चैनल के बड़े करता धर्ता अहम रुकन भी हैं। जी। जी जी, फैसल। बहुत शुक्रिया। मुझे इस बात के लिए आई आई फील प्राउड टू बी पार्ट ऑफ एनसीएन टीवी। और इसमें मैं ज़रूर, मुझे याद है 2020 से ऑनवर्ड, जब मैंने 2019 के लास्ट में जब ज्वाइन किया, और 2019 से ऑनवर्ड हमारा एक बड़ा खूबसूरत साथ है, जिसको हम कोशिश करते हैं कि जस्टिफाई किया जाए, और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में हम मिलके इसको कर रहे होते हैं। और नो डाउट मैंने बहुत कुछ सीखा है एनसीएन टीवी चैनल से, और डेफिनेटली जैसे जैसे आप वक्त के साथ आगे बढ़ते हैं, आप चीज़ों को सीखते भी हैं, बेहतर तौर से लेके चलते हैं। सो अपार्ट फ्रॉम अदर स्टाफ, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो यूनाइटेड नेशंस का जो एक अपॉर्चुनिटी थी, मैं समझता हूँ 2024 की ये एक लैंडमार्क अचीवमेंट रही। और उसका एक बड़ा टफ एक प्रोसेस है, जिसको आप पूरा करके तो आप यू यू बिकम वन ऑफ द फेलो मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस। सो पूरी दुनिया से ऑलमोस्ट 2000 के करीब एप्लीकेशंस रिसीव हुई यूनाइटेड नेशंस में, and all the applications were from minority community members डिफरेंट कंट्री से। और उनको शॉर्टलिस्ट करने के बाद, इंटरव्यूज करने के बाद, 30 पार्टिसिपेंट्स 30 कंट्री से शॉर्टलिस्ट हुए। और उसमें लकीली आई वाज द ओनली पाकिस्तानी जिसने क्रिश्चियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट किया, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया इस फेलोशिप में। तो हम पूरा महीना ऑलमोस्ट हम लोग यूरोप में रहे, जिसमें कुछ दिन हम स्ट्रासबुर्ग फ्रांस में थे, और बाकी के दिन हम स्विट्जरलैंड में थे, जिनेवा में। और इस तरह से हमारी बहुत सारी चीज़ों के अंदर ह्यूमन राइट्स डिफेंडर होते हुए बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी। हमारी ट्रेनिंग्स हुई कि हम किस तरह से उन कमज़ोरों की आवाज़ बन सकते हैं जो इस वक्त वॉइसलेस हैं, उनकी आवाज़ बने। और जहाँ पे नाइंसाफ़ी होती है इंसानी हकूक़ के मुताबिक, वहाँ पे हम आवाज़ को बुलंद कर सकें। सो इस हवाले से ह्यूमन राइट्स एंड माइनॉरिटी राइट्स के हवाले से हमने पूरा साल उसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स किए, बहुत सारी ट्रेनिंग्स थी, बहुत सारी मीटिंग्स थी। सो मैं इस बात के लिए खुदा का बेहद शुक्रगुजार हूँ, और अपनी सारी क्रिश्चियन कम्युनिटी का, कि जो हमेशा दुआओं में याद रखते हैं, और बड़ी मोहब्बत और बड़ा प्यार
देते हैं। और अभी बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो चाहते हैं कि इस एजाज़ में कि खुदा ने हमारी कम्युनिटी में से किसी एक को इस काबिल किया कि इस बड़े प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट कर सकें। सो बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे वेल विशर्स हैं जो आगे आने वाले दिनों में प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि हम आपको बुलाएं और आपसे सीखें कि आपने जो एक महीना यूनाइटेड नेशन में रहते हुए सीखा वो आप बाकी जो हमारी कम्युनिटी है उस तक भी पहुंचाएं। और मेरे ख्याल में ये उसकी शुरुआत है कि आज हमने इस प्रोग्राम में एनसीएन टीवी से इसका आगाज़ किया है, और उम्मीद है कि जितनी चीज़ें हमने सीखी हैं वो हम अपने यंगस्टर्स तक, अपने उन तमाम नौजवानों तक पहुंचाएंगे जो वाकई में ही अपनी कम्युनिटी के लिए दर्द रखते हैं, अपनी कम्युनिटी की आवाज़ बनना चाहते हैं। सो आज के इस प्रोग्राम से नो डाउट जो यूनाइटेड नेशन में जो लर्निंग रही और जो चीज़ें सीखी हैं वो डेफिनेटली हम चाहेंगे कि आप सब तक पहुँचें, और जब जब आपको मौका मिले आप ज़रूर इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सकते हैं। सो इससे इससे पहले कि हम अगली बात पे जाएं, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि थ्रू आउट द मंथ इन यूनाइटेड नेशंस सिर्फ एक चीज़ ये थी, हर दिन ये चीज़ रिकॉल होती थी दिमाग में कि आई एम पाकिस्तानी क्रिश्चियन एंड आई फील प्राउड। मुझे इस बात पर फख्र है कि मैं पाकिस्तानी मसीही हूँ और मैं पाकिस्तानी मसीहियों को यहाँ पे रिप्रेजेंट करने आया, और जिससे हर रोज़ आपका ईमान ताज़ा होता है, ईमान मजबूत होता है कि हम उस हस्ती को मानने वाले हैं जो प्रिंस ऑफ पीस है, जिसका मकसद इस दुनिया में आना सलामती की निशानी है। सो ये एक बात हमेशा मुझे याद रही, और डेफिनेटली जैसे जैसे हम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में जाएंगे इस बात को ज़रूर रिकॉल करेंगे कि हम इंसानी हकूक़ के साथ साथ अक़लियती हकूक़ के साथ साथ अमन के पैगंबर बने, ताकि हम दूसरों के लिए भी अमन का पैगाम लेके जा सकें। फैसल, एक मेरे जहन में भी बड़ा सवाल है और मैं जानना चाह रहा हूँ, सुनने वाले भी, दूसरे वाले की, इसका बेनिफिट। यहाँ होता है ना, रेजोल्यूशन पास होता है बाद में कि ये करारदादें आई हैं, ये सिफारिशात आई हैं, ये किया जाएगा, ये करेंगे। तो उसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा कि इसका बेनिफिट मुस्तकबिल में क्या लाए अमल, या इतना बड़ा अदारा है जो पूरी दुनिया में एक देखता है, फिर सिफारिशात सिफारिशात मुल्कों को भेजता है, और पाकिस्तान को भी कई दफ़ा वो इंतबा भी कर चुका है कि फ़लाँ चीज़ है आपके यहाँ पे, फ़लाँ चीज़ है। कुछ सवाल भी आपके आए होंगे जो एक्सपर्ट वहाँ होंगे। जी। जी, इसमें जो ये बिल्कुल बड़ी ख़ास बात की आपने कि जो रिकमेंडेशंस हैं, क्योंकि जो 196 कंट्रीज़ हैं जो मेंबर हैं यूनाइटेड हम्म। नेशंस के, हम्म। उन तमाम कंट्रीज़ ने इन बहुत सारी जो ट्रीटीज़ हैं, बहुत सारी जो ऐसे सिग्नेचर्स किए हुए हैं बहुत सारे मामलात के ऊपर कि हम अपने मुल्क में इन कवानीन के ऊपर अमल दरामद करेंगे। सो जब जब कोई भी कानून से मुनहरिफ होता है कंट्री, तो यूनाइटेड नेशन जो है वो उसको रिकमेंडेशंस भेजता है कि हमें पता चला है वो सिविल सोसाइटी की तरफ से, या जो गवर्नमेंट के कुछ जो मीडिया के लोग हैं, या इंटरनेशनल जो जैसे ह्यूमन राइट्स वॉच है या एमनेस्टी इंटरनेशनल है, तो इन इन सब अदारों से जब रिपोर्ट्स यूनाइटेड नेशन तक पहुंचती हैं, तो फिर यूनाइटेड नेशन हर कंट्री के अंदर होने वाले फसादात को, होने वाली ह्यूमन राइट्स वायलेशंस को, होने वाली माइनॉरिटी राइट्स वायलेशंस को देखता है, उनको उनको एवेलुएट करता है, और एवेलुएट करने के बाद फिर उन रिपोर्ट्स के ऊपर कुछ रिकमेंडेशंस तैयार करता है। और उन रिकमेंडेशंस को तैयार करने के बाद वो जिस जिस कंट्री के अंदर जो मामलात होते हैं उनको फिर तंबीह भी करता है कि आपने हमारे साथ ये एग्रीमेंट साइन किया है कि आपके मुल्क के अंदर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं होगी, माइनॉरिटी राइट्स की वायलेशन नहीं होगी। तो इंसानी हकूक की बुनियादों पे जो हमने ट्रीटीज साइन की हुई हैं उसके मुताबिक हम बाउंड हैं कि हम वो काम करें। आपको याद होगा कुछ साल पहले हम लोग ग्रे लिस्ट में चले गए थे, जब हम यूरोपियन यूनियन के साथ कुछ जो फंडिंग है वो हम ले रहे थे। लेकिन जैसे ही हम ग्रे लिस्ट में गए तो बहुत सारी फंडिंग्स के ऊपर चेक्स लग गए
कि जी ये हम फंडिंग नहीं देंगे क्योंकि पाकिस्तान इज इन ग्रे लिस्ट। सो जैसे जैसे हम ग्रे लिस्ट की जो शर्तें थी या रिकमेंडेशंस थी उनको हम पूरा करते गए तो हम लोग ग्रे लिस्ट से बाहर निकले। सो खुदा ना खास्ता जब जब कोई भी मुल्क इंसानी हकूक की बुनियादों से हट जाता है या जो माइनॉरिटी राइट्स हैं उसके उससे हट जाता है, या अगर हम मजीद बात करें जैसे वेमेन राइट्स हैं, चाइल्ड लेबर है और डोमेस्टिक वायलेंस जैसे मामलात के ऊपर, तो जब किसी भी मुल्क के अंदर जो गवर्नमेंट है उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही होती हालात को, तो उसके ऊपर फिर चेक्स लगते हैं। सो इसलिए ये सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि पाकिस्तान में हालात को ठीक रखना है, बल्कि ये हम सब पाकिस्तानियों की जिम्मेदारी है कि हम कोई ऐसे फसाद ना, और आए दिन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो जिनके दरमियान चपकलिश रहती है, हालात ख़राब होते हैं, तो जिससे इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को बहुत नुकसान होता है। लेकिन बहैसियत पाकिस्तानी हम सबको चाहिए, चाहे हमारा ताल्लुक किसी पॉलिटिकल पार्टी से है, किसी मजहबी पार्टी से है, या किसी भी हम कम्युनिटी से माइनॉरिटी से ताल्लुक रखते हैं, तो हमारा ये फोकस ये होना चाहिए कि बहैसियत पाकिस्तान हमें इंटरनेशनली किसी डेफिसिट का सामना ना करना पड़े या किसी मुश्किल में हमारा मुल्क हमारी वजह से ना पड़े, बजाय कि हम हमेशा अपने मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें। सो लिहाजा जो यूनाइटेड नेशन है उसका बनाने का मकसद ही ये था कि जो मुख्तलिफ ममालिक हैं जो उसके मेंबर हैं उनको हेल्प किया जाए, उनको असिस्ट किया जाए कि वो इंसानी हकूक की बुनियादों पर अपने मुल्क के जो मामलात हैं वो लेके चल सकें। और इस सारी कॉन्फ्रेंस का, इस सारी ट्रेनिंग का हमें ये फ़ायदा हुआ है कि जहाँ पे पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ज़रूरत है उन तमाम लोगों की जो ट्रेंड हैं ह्यूमन राइट्स की बुनियादों पर, ह्यूमैनिटेरियन राइट्स की बुनियादों पर, वो किस तरह से पाकिस्तान को हेल्प आउट कर सकते हैं, या पाकिस्तान के अंदर जो इंसानी हकूक की वायलेशंस हो रही है उनको किस तरह से मिनिमाइज कर सकते हैं। सो ये मैंने यूएनओ में भी स्पीच में भी कहा था कि हमें ज़रूरत है कि सिविल सोसाइटी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और यूनाइटेड नेशन हम सब मिल के एक पेज पे हों, ताकि हम अपने जो शहरी हैं, जो पाकिस्तानी हैं, उनको बेहतर तौर से फैसिलिटेट कर सकें, तो ताकि हम इंसानी हकूक की वायलेशन को प्रमोट ना करें बल्कि उसकी वायलेशन को रोक सकें। फैसल, ये जब आपने सारा वहां पे, ये आपकी ट्रेनिंग चल रही थी, तो क्या ये सारा कुछ आपको ऐसा लगा कि पाकिस्तान में सब इम्प्लीमेंट या इस तरह हो रहा है कि बेहतरी की तरफ जा रहा है, या बाद बड़े सारे इल्जाम आते हैं कि भाई जो जाते हैं वो कहते हैं जी सब अच्छा है पाकिस्तान में, कुछ नहीं, बाद में कितने मसले मसाइल होते हैं, खसूसन हमारे हम्म। क्रिश्चियन जब भी कोई गया है, लोगों ने उंगलियां उठाई हैं कि ये तो कहता है कि हमें कोई तकलीफ नहीं। देखिए तो जी, जैसे जैसे हम्म। हम कहते हैं ना कि जब आप डॉक्टर के पास जाएं तो आप अपनी बीमारी का सही सही बताएं ताकि डॉक्टर आपको ठीक ठीक इलाज तजवीज कर सके या हम्म। ठीक दवाई दे सके। इसी तरह जब आप वकील के पास जाएं तो सही सही बताएं ताकि वकील आपका केस जो है वो कोर्ट में लड़ सके। जब मैं माइनॉरिटी राइट्स को या मैं क्रिश्चियन माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ या ओवरऑल माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो जो असल सूरत हाल है पाकिस्तान में ये मेरे ख्याल में किसी से ढकी छुपी नहीं है, इंटरनेशनली भी लोग जानते हैं। सो अगर मैं माइनॉरिटी राइट डिफेंडर हूँ, ह्यूमन राइट्स डिफेंडर हूँ, और जहाँ जहाँ पे अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में सिचुएशन ख़राब है, जहाँ पे हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो अगर मैं ये बात नहीं करता तो मैं नाइंसाफ़ी करता हूँ। जैसे लोग कहते हैं कि जी पाकिस्तान में सब अच्छा है, जैसे वासिफ शहजाद साहब उनके हमले से पहले कहते थे कि पाकिस्तान में कोई परेशानी नहीं है, कोई मसला नहीं है, सब ठीक चल रहा है, सब अच्छा है। लेकिन जब खुदा ना खास्ता, वेरी अनफॉर्चुनेट, जब उनके साथ ये वाकया हुआ तो देन ही केम टू नो कि नहीं हालात ख़राब हैं। सो ऐसे नहीं है, जब तक हम दूसरों के दर्द को अपना दर्द नहीं समझेंगे तब तक चीज़ें, आप ह्यूमन राइट्स डिफेंडर नहीं बन सकते। सो जो जड़ावाला में हुआ, जो जितने घर जले, 26 चर्चेज एंड 80 हाउसेज, वो मैं समझता हूँ कि मेरे घर जले, मेरा चर्च जला। जो सरगोदा में हुआ, जिस बुजुर्ग को बेदर्दी से मारा गया, वो बिल्कुल मेरे वालिद की जगह पे हैं, और अनफॉर्चुनेट था, बड़ा दुख हुआ, बड़ी तकलीफ हुई। सो हम ये चाहते हैं कि इन तमाम ऐसे वाकयात को रोका जाए, और उसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए
क्या हमें अपनी गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं अकाउंटेबल बनाना चाहिए, उन अदारों को अकाउंटेबल बनाना चाहिए कि जिनकी, अगर पुलिस की मौजूदगी में बासित शहजाद साहब पे फायरिंग होती है, तो मैं समझता हूँ कि वहाँ जो मौजूद पुलिस वाले थे उनको अपनी वर्दी का पास रखना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि अगर पुलिस की मौजूदगी में जड़ावाला में चर्चिस को जलाया गया तो वो पुलिस वालों का फिर क्या रोल है? अगर पुलिस वालों की मौजूदगी में एम्बुलेंस पे ईंटें मार के तोड़ दिया जाता है और उस बूढ़े शख्स पे तशद्दुद होता है, तो फिर पुलिस का क्या रोल है? सो जब इस तरह की एग्जांपल्स होती हैं तो फिर आवाज उठती है, फिर आवाज लोग उठाते हैं कि आपका क्या रोल है। सो लिहाजा यूएनओ में होते हुए जब भी आप इंटरनेशनली कहीं भी आप जाते हैं किसी एक खास मकसद के लिए, तो अगर आप सच नहीं बोलते या एक्चुअल पिक्चर सामने नहीं रखते, तो फिर उसके मुताबिक आपका इलाज भी ठीक नहीं होता। सो मैं समझता हूँ कि जो एक्चुअल पिक्चर थी पाकिस्तान में, वो वहाँ पे शेयर हुई, और उसके ऊपर जो इन फ्यूचर पॉसिबल रिकमेंडेशंस हैं जो मीडिया को पाकिस्तान की गवर्नमेंट को देनी चाहिए, जो सिविल सोसाइटी को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ शेयर करनी चाहिए, और डेफिनेटली जो यूएनओ की रिकमेंडेशंस हैं वो भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ शेयर होंगी, तो ताकि जो इश्यूज हैं उनका हल निकाला जाए, ना कि किसी को खुदा ना खास्ता हम यहाँ पे, हमारी कोई नेगेटिव इंटेंशन नहीं, बल्कि हमारी ये पॉजिटिव इंटेंशन है कि हम बहैसियत मुल्क एक अच्छी डगर पे चल रहे हों, हमारी जो लेजिस्लेशन है, हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो प्रॉपर अपनी जगह पे काम कर रही हों, और ताकि उन तमाम कम्युनिटीज को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए जो इनसिक्योर हैं, जो प्रोटेक्ट नहीं हो पा रही अनफॉर्चुनेटली। फैसल, आपको क्या उम्मीद है कि पाकिस्तान में मिनॉरिटीज का फ्यूचर? वैसे तो लोग बड़े तंग हैं बड़ा कुछ कहते हैं, किधर कह रहे। तो आपका क्या लगता है कि कोई बेहतरी हमारी कम्युनिटी के लिए, जो जिस तरह से सियासी सतह पर, समाजी तौर पर, सबसे ज्यादा तो जो एक बुनियादी होता है, जहाँ पे लोगों का रहन सहन होता है, समाज होता है, ठीक है ना, माशरा होता है। क्या आप सोचते हो कि कुछ तब्दीलियां आएंगी, या आई हैं, या आने वाली हैं? मैं समझता हूँ कि जैसे कहते हैं ना कि नीयत की बात है, ठीक है। हम्म। मैं ये भी कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो मुस्बत सोच रखते हैं, और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में मुस्बत तब्दीलियाँ सामने आएँ, और इसमें अगेन ये किसी एक शख्स की जिम्मेदारी नहीं है, ये बहैसियत कौम हमें अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और मैंने बाहर रह के, क्योंकि इतना लंबा अरसा मैं पहले नहीं रहा, लेकिन इस बार थोड़ा ज़्यादा अच्छे से ऑब्जर्व करने का मौका मिला कि हर शख्स ये समझता है कि मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैंने कोई रैपर जो है वो ऐसे ओपन में नहीं फेंकना। सबको पता है कि मैंने डस्टबिन में फेंकना, लेकिन यहाँ पे मैंने ये हमेशा इस चीज़ को कंडेम किया है कि लोग इतनी महंगी गाड़ी में जा रहे होते हैं, और शायद कोई 1 करोड़ रुपए की गाड़ी है उसमें जा रहे हैं, तो वो जूस का डब्बा खाली जब करते हैं तो वो आराम से ऑटो मिरर नीचे करते हैं, शीशा नीचे करते हैं, विंडो, और बाहर फेंक देते हैं। सो यू कैन इमेजिन के बहैसियत मुआशरा हमारी सोच कैसी है। हमारी सोच ये है कि मेरा घर अच्छा नजर आना चाहिए, मेरे कपड़े अच्छे नजर आने चाहिए, मेरी गली में गंद है कोई बात नहीं, मेरे शहर में गंद है कोई बात नहीं। सो बहैसियत कौम हमें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि ये मुल्क हमारा घर है। जिस दिन हमने ये सोच लिया, जिस दिन हमने इसको ओन कर लिया, उस दिन चीजें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। सो हम्म। अनफॉर्चुनेटली मैं समझता हूँ कि ये एक कलेक्टिव सोच की बात है, एक कलेक्टिव, और ये भी मैंने यूएनओ में सोचा और सीखा कि जब भी आप तब्दीली के लिए ख़वाह होते हैं या एक पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं, हम्म। तो वो हमेशा कलेक्टिव अप्रोच से आता है। ठीक है, कोई एक शख्स आपको कह तो सकता है, एडवाइस तो कर सकता है, लेकिन जब तक सारे एक डगर में नहीं जाएंगे, और अगर जैसे मोसेस ने कहा कि हमें मिस्र की गुलामी से निकलना है, और वो अकेले निकल के कनान चले जाते तो क्या फर्क पड़ना था।
जब तक वो सारे लोग उनके साथ नहीं गए तब तक वो इसराइल, ग्रेटर इसराइल या इसराइल जो आज है वो नहीं बन सका, या पूरी तरह से आज़ाद नहीं हो सके। सो हम, सैमसन साहब सोच रहे हैं कि पाकिस्तान हम्म, में मुस्बत तब्दीली आए, लेकिन सैमसन साहब ने ये सोच के कह दिया कि हमें इस लाइन में काम करना है, इस डगर में काम करना है। जब तक हम सब उसके उस तरफ नहीं जाएंगे, चेंज नहीं आएगा। अब आपको पता है कि पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज हैं, खास तौर पे अगर हम क्रिश्चियंस की बात करें, तो उसमें हमारा जो सबसे बड़ा मसला है वो एक पेज पे ना आना है। कि हम चाहते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है, बाकी जो कह रहे हैं शायद वो ठीक नहीं कह रहे। तो लिहाजा हम पहले डिसाइड कर लें कि कौन ठीक कह रहा है और कौन नहीं ठीक कह रहा। सो बिल्कुल। जब तक हम यूनाइट नहीं होंगे, कलेक्टिव अप्रोच के साथ काम नहीं करेंगे, तब तक मुस्बत तब्दीली बड़ा मुश्किल है। और ख़ास तौर पे आपने कहा कि फ्यूचर क्या है और हम क्या बनेगा, मतलब हमारा। लेकिन ये देखें, आप सिर्फ क्रिश्चियंस की बात ना करें, आप पाकिस्तान की बात करें कि तकरीबन 2023 में आई गेस ये फिगर एक सामने आया था कि तो 50 से 60 लाख के करीब आपका जो पाकिस्तानी नौजवान है वो पाकिस्तान से ना उम्मीद हो के वो मुल्क छोड़ के बाहर चले गए। ये 2023-24 में ये ऐसे हुआ। वो जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, पाकिस्तान में नहीं रह रहे लोग, तो उसके लिए हुकूमत की पॉलिसी क्या है? क्या हुकूमत इसके ऊपर कोई पॉलिसी बना रही है कि हमारा जो ब्रेन ड्रेन है, वो मुल्क से जो अच्छा ब्रेन है वो बाहर जा रहा है, तो हम किसके हाथों में अपना मुस्तकबिल देंगे? और जबकि हम इस बात के लिए बड़ा बड़ा क्रेडिट भी लेते हैं कि पाकिस्तान में 60% से ज़्यादा आबादी नौजवानों की है। तो अगर हर मुल्क हर हर साल में हम कोई 60-70 लाख नौजवान बाहर भेज देंगे, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? तो लिहाजा इसके ऊपर बहैसियत कौम पाकिस्तानी हमें सोचना पड़ेगा और इसके ऊपर लाएमल तैयार करना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान में बसने वाले मसीहियों के लिए मैं यही कहूँगा कि आज ही मैं किसी से बात कर रहा था कि यूहानाबाद सबसे बड़ी आबादी है हमारी लाहौर में और पाकिस्तान में भी। तो उसमें हर गली में आपको 15-20 ऐसे एडिक्ट्स मिलेंगे जो नशा करते हैं और जो खड़े होते हैं, चौकों में बैठे होते हैं। ना तो कोई चर्च उनके लिए कोई काम कर रहा है, ना कोई आईएनजीओ, ना कोई ऑर्गेनाइजेशन, ना कोई मिनिस्ट्री। और अगर यूहानाबाद में जितनी मिनिस्ट्रीज हैं, जितने चर्चेज हैं, अगर वो दो दो एडिक्ट्स को भी रिहैबिलिटेशन के प्रोसेस में ले जाएं तो काफ़ी बड़ी तादाद में हम इस पे काम कर सकते हैं। सो बहुत सारे मसले हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन अगेन मसला यही है कि हम सब अपनी अपनी डगर पे हैं, अपने अपने जर्नी में हैं। बहैसियत कम्युनिटी कलेक्टिव अप्रोच के साथ हमें चलना पड़ेगा। फैसल, आपने काफी सारी आपकी मुला लोगों के बड़े बड़े उनको अटेंड करने का, मिनॉरिटीज के जो नई उसमें सोच आती है उसमें अटेंड कर रहे हो, तो मेरे ख्याल में कुछ बेहतरी आ रही है। अगर आपकी नॉलेज में है कोई ऐसी इस नए साल में प्लानिंग कोई सामने आ रही है, ये पहला मौका है मेरा ख्याल है कि जब हमारे चीफ ऑफ आर्मी जो है एक चर्च में गए थे और उन्होंने यकजहती का इजहार किया। इसी तरह पंजाब में वजीर आजम, वजीर आला की काफ़ी सारी ऐसी बातें आई कि मैं कॉन्वेंट में पढ़ती थी, उन्होंने हम्म। गीत भी कहीं कहा। कुछ एग्जाम्पल आई तो हैं, लेकिन ये नहीं कि हम जो है वो इन चीज़ों को लेके बैठ जाएं कि बस सब अच्छा है। एक्चुअली ये मैं अक्सर बात करता होता हूँ, मैं इस चीज़ के लिए भी आवाज़ उठाता हूँ। मैंने बहुत सारे जो पीपल्स पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, पॉलिटिशियंस, उनसे भी बात की है कि देखें पाकिस्तान में जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है और उसके अंदर ये जो एक कथगन है कि एक लिमिटेशन है कि पाकिस्तान का जो वजीर आज़म या सदर है वो कोई माइनॉरिटी रिलीजन से नहीं हो सकता। मतलब ये एक टॉप पे टॉप की प्रायोरिटी है और उसके नीचे भी इसी तरह से चीज़ें, डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस होती हैं। तो जब हम आर्टिकल 25 है उसके मुताबिक हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान में बसने वाले तमाम मसीही बराबर हैं, तो फिर अगर हम इंसानी हकूक की बुनियादों पे सबको बराबर कह रहे हैं,
तो फिर एक इस शिक को भी हटा देना चाहिए, क्योंकि किसी भी पार्टी की स्वाबदीद के बगैर तो कोई जो भी माइनॉरिटी कम्युनिटी से होगा वो अपनी मर्जी से तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता जब तक पार्टी नॉमिनेट ना करे। तो फिर भी क्यों इतनी इनसिक्योरिटीज हैं? सो ये हमें नजर आता है कि ये ओवरऑल अनफॉर्चुनेटली ये एक इनसिक्योरिटी है कि जो अनफॉर्चुनेटली माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए मेजॉरिटी कम्युनिटी के दिल में या दिमाग में है। सो अगर हम वाकई में ही दिली तौर पे हम समझते हैं कि हम सब इक्वल हैं, तो वो फिर हमें कॉन्स्टिट्यूशन में भी नजर आना चाहिए, वो फिर हमें एजुकेशन में भी नजर आना चाहिए, वो फिर हमें जुडिशरी में भी नजर आना चाहिए। सो उन तमाम जो मेन स्ट्रीम के इदारे हैं उसके अंदर उस जो एक डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर है उसको निकाल के बाहर फेंकना चाहिए। सो मैं ये चाहता हूँ कि आज जब हम ये बात कर रहे हैं, हमारे बहुत सारे मसीही हैं जिनके साथ ऐसी एग्जाम्पल्स हुई हैं कि उनको मसीही होने की बुनियादों पे उनके ओहदों से हटाया गया है, उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज नहीं दी गई। और मैंने देखा बहुत सारे हमारे दोस्त हैं वो मासूम बनने की कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं, डिनाइल में चले जाते हैं, नहीं नहीं पाकिस्तान में तो किसी के साथ कोई ऐसा सलूक नहीं हो रहा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रही। सो जब उनके सामने कोई 10-15 एग्जाम्पल्स रखी जाती हैं तो फिर उनको समझ आती है कि ये 10-15 एग्जाम्पल्स तो आपने इतने शॉर्ट टाइम में बताई हैं, तो अगर तो हम लंबा टाइम बैठेंगे तो शायद ज्यादा भी होंगी। सो लिहाजा हमें इसको चेंज करने की जरूरत है। उसके लिए मैंने एक छोटी सी कोशिश की, हमारा जो नेशनल लॉबिंग डेलीगेशन फॉर माइनॉरिटी राइट्स का एक फोरम है, उसके फोरम के वसातत से कि मैं कायद पंजाब में हमने एक सेशन किया, और वहाँ पे डीजी साहब भी थे और उनके बाकी 200 से ज़्यादा गवर्नमेंट टीचर्स थे। वहाँ पे हमने ये बात की कि पंजाब के अंदर सबसे ज़्यादा बसने वाले मसीही पंजाब में रहते हैं। तो पंजाब के अंदर जो सरकारी सेटअप है एजुकेशन का, उसके अंदर कम से कम ये सोच तो निकाली जाए कि क्लास में बैठे हुए जो मसीही हैं, हिंदू हैं या सिख हैं, वो कम शहरी हैं और बाकी के जो हैं वो ज़्यादा शहरी हैं। तो इंक्लूसिवनेस लाने की जरूरत है अपने एजुकेशन सिस्टम में। देखिए कोई भी कम्युनिटी है जब तक वो पढ़ी लिखी नहीं होगी, उनकी कम्युनिटी में चेंज नहीं आएगा। हम जो बात कर रहे थे कि क्रिश्चियन कम्युनिटी क्यों पीछे है, हमारे नौजवान क्यों इस तरह की हरकत के अंदर इन्वॉल्व हैं, उसके पीछे ये है कि वो फारिग हैं, उनके पास कोई काम नहीं है करने के लिए। जब वो पढ़ेंगे, जब पढ़ के आगे अच्छी जॉब्स में जाएंगे, ऑटोमेटिकली वो बिजी हो जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हम लोग माइनस में जा रहे हैं। बहुत सारे नौजवान बहुत बड़ी तादाद में पढ़ रहे हैं, पढ़ के अच्छे पोजीशंस में आ रहे हैं, लेकिन उनका नंबर कम है, उनके जो तादाद है वो कम है। हमें उस तादाद को बढ़ाने की जरूरत है। सो इस हवाले से हमारे जितने भी नाजरीन सुन रहे हैं, और मैं ये हल्फन कहता हूँ कि मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है कि मैं इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता हूँ, क्रिश्चियंस को रिप्रेजेंट करता हूँ, बल्कि इसमें जो सारा का सारा कमाल है वो खुदा की करम नवाजी का है, और दूसरा तालीम को क्रेडिट जाता है। अगर मैं एजुकेटेड ना होता, खुदा की मेहरबानी ना होती, तो इंसान क्या है, बहुत अच्छे इंटेलेक्चुअल जिनके पास ठीक ठाक पैसे भी हैं वो भी बैठे हैं, लेकिन उनके पास अनफॉर्चुनेटली ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। लेकिन आज इन तमाम एक्टिविटीज को, तमाम अपॉर्चुनिटीज को हर नौजवान ग्रैब कर सकता है, अचीव कर सकता है। उसके पीछे रीजन है एजुकेशन की, अच्छा कि वो जब तक आपके पास एजुकेशन नहीं है तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। फैसल, ये मैं पूछना ये चाह रहा था, ये कैसे वाकया हुआ जी कि आपके कितने रिप्रेजेंटेटिव क्रिश्चियंस आए हैं? किसी ने ये बातें नहीं बताई जो आपने बताई हैं। एक्चुअली नहीं, शायद ये हो सकता है कि जगह फर्क हो सकती है, और तरीकेकार फर्क हो सकता है, वक्त फर्क हो सकता है, और जो बताने वाला है और जिसको बताया जा रहा है वो लोग फर्क हो सकते हैं। हम्म। लेकिन मैं ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब आप ह्यूमन राइट्स डिफेंडर हैं तो फिर आप ह्यूमन राइट्स डिफेंडर हैं। कई चीजें जब और आप भी माइनॉरिटी। ऐसी होती हैं कि अगर आप सिर्फ नेगेटिविटी ही दे के आते हैं तो फिर हम्म। और भी कोई ज्यादती होती है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। आपको बिल्कुल, रियल मैं पिक्चर ये भी कहता हूँ।
बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कहता हूँ कि देखें, जहाँ पे आपके जो आपकी गवर्नमेंट है, जहाँ पे वो अच्छे काम कर रही है, उनको अप्रिशिएट करें। जहाँ पे उनको इस्लाह की जरूरत है, या जहाँ पे कहीं पे उन्होंने किसी के साथ नाइंसाफी की है, उसको भी हाईलाइट करें। देखें, ये तो दोनों चीजें पैरेलल चलती हैं। तो हमारा मकसद ये नहीं है कि जो आप पॉजिटिव कर रहे हैं उसको दबा दिया जाए, और जो आप नेगेटिव कर रहे हैं उसको हाईलाइट किया जाए। हाँ, ये ऐसा भी बिल्कुल। ऐसा भी अच्छा, एक मकसद नहीं और भी है। बताइएगा मुझे कि अभी जो महंगाई कह लें या सारी चीज़ों पे बहुत बहुत टैक्स या इस तरह से हर चीज़ महंगी है, कुछ कमी, कुछ वाकया हुई है कुछ, ये बस वही है, सतह और बुलंद होती जा रही है? इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट है, मतलब ये तो एक बड़ी जनरल सी बात है कि हम्म। जब तक हम आईएमएफ से कर्ज लेंगे, और जब तक उन कर्जों के इंटरेस्ट हमें देने पड़ेंगे, हम्म। और जब तक हम सेल्फ सस्टेन नहीं होंगे, तब तक हमें महंगाई का सामना करना पड़ेगा। ये हम्म। एक बड़ी, हमें, हम सब पाकिस्तानियों को इसके ऊपर एक बड़ा क्लियर अपना ब्रेन कर लेना चाहिए, अपनी सोच को बड़ा क्लियर कर लेना चाहिए कि पाकिस्तान जब तक, और इतने बड़े रिसोर्सेज हैं पाकिस्तान में, और उसके पीछे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, कि मैं ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान रिसोर्सफुल है। सिर्फ हमारी गवर्नमेंट को स्ट्रेटेजाइज करने की जरूरत है, जी। कि एक उनको और भी स्ट्रेटेजाइज करें। एक और जी। भी यहाँ रहते हुए मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जिस तरह हमारा ये यूके है, यहाँ पे हम्म। ना तो आप किसी को काला गोरा, ना क्रिश्चियन, ना मुस्लिम, ना, बड़ी सारी ऐसी है कि आप कर नहीं सकते, अगर आप करें तो आप गिरफ्त में आ जाते हैं। जी। लेकिन उसके पाकिस्तान में आप देख लो कि वो खौफजदा ही रहते हैं कि किसी को क्या जो है खिताबात से नवाजा जाता है। फिर असल में ये सारा माहौल जो है वो आपकी इकानमी पे भी असरअंदाज होता है। फिर जब माहौल में अमन पीस आएगा तो आपके सियाह जो आते हैं बाहर से, वो आएंगे, उनको सहूलतें देंगे, तो आपका फरोग पाएगा लोकल जो सन्नतें हैं, या दूसरा होटलिंग कह लें, या बहुत सारे और जगह हैं। तो इस तरह वो होगा। जब आप अमन ही नहीं रखना चाहते, जब आप ये समझते हो कि अपोजिशन अगर तावन कर रही है तो फ्रेंड रही है, और अगर तो रगड़े पे लगी हुई है कि ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, तो हालात ऐसे होंगे तो हर चीज तहस नहस हो जाएगी। जब मैं बात बिल्कुल। कर रहा था किसी के साथ कि हुकूमत पेंशनों का भी सोच रही है, गवर्नमेंट के जो स्कूल हैं वो किसी उनकी पॉलिसीज चेंज कर रही हैं, तो मैं जवाब तो मेरे पास इतना शायद उनके मुताबिक ना हो, लेकिन जब आप मकरूज हो गए होते हैं, आपका बाल बाल कर्ज में डूब गया होता है, तो फिर वो डूबते के लिए वही होता है ना, जहाज की एक चीज फेंकी दूसरी फेंकी, कि किसी तरीके से जहाज जो है वो बच हम्म। जाए। तो आप बिल्कुल। कुछ कहना चाहें तो इस नए साल में हम किस तरह से बेहतर हो सकते हैं अपने ख्यालात से, अपनी पॉलिसीज से, दिमाग से, तो हम फिर इजाजत लें जी। जी, बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं कि हम किस तरह से बेहतर डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो हुकूमत तो बहुत खुद समझदार है, और इतने समझदार लोगों की उनको ज़रूरत भी नहीं है, कि वो खुद समझते हैं कि क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है। लेकिन बहैसियत पाकिस्तानी, जो हर शहरी है, उसकी ज़िंदगी में अगर सुकून नहीं है, फ्रस्ट्रेशंस हैं, तो उसके पीछे बढ़ती हुई महंगाई, और उसकी अपनी लाइफ की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, वो जो स्टेक पे है, वो भी एक रीज़न है। अगर आप रिसर्चेज उठा के देखें, तो उसमें आपको पता चलेगा कि जिन माशरों में बहुत ज़्यादा महंगाई होगी, फ्रस्ट्रेशन होगी, अमन की अदम मौजूदगी होगी, तो उन उन माशरों में हमेशा आपको फसादात नजर आएंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स नजर आएंगे, और उनकी तरक्की जो है वो ऐसे है जैसे रुक गई। सो लिहाजा ओवरऑल अगर हम देखें, तो ये जो नया साल है 2025 का, बड़ी उम्मीद का साल है, और पोप साहब ने भी इस जुबली ईयर को होप का साल करार दिया है, उम्मीद का साल करार दिया है।
कि हम सब जो मसीही हैं वो उम्मीद रखें कि बेहतर दिन आएंगे। सो बहैसियत पाकिस्तानी हम सबों को चाहिए कि हम पाकिस्तान को बेहतर बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए अपने तौर पे उस पे कोशिश करें। और हमने आज आज का जो सेशन है वो, आज का ये प्रोग्राम है, खास तौर पे इसलिए किया कि ह्यूमन राइट्स की जो सिचुएशन है उसको देखा जाए, पाकिस्तान में जो माइनॉरिटी राइट्स हैं उसको देखा जाए। तो यूएनओ में रिप्रेजेंटेशन का मकसद ही ये था कि पाकिस्तान में जो अच्छी चीज़ें हो रही हैं उन पे बात की जाए, और जो बेहतर हो सकती हैं उन पे बात की जाए, और जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स रहे हैं उनमें उन पे भी बात की जाए। सो ये वाला साल, जैसे आपने शुरू में बताया, गुजरांवाला में एक दिलसोज वाकया हुआ। मैं समझता हूँ कि इस तरह के जो लेन देन के मामला आते हैं, बहुत दफ़ा हम माजरत के साथ, हमारे वो दोस्त जो माइनॉरिटी राइट्स पे काम करते हैं या जो इस तरह की परसिक्यूशन पे काम करते हैं, बहुत दफ़ा जो तनाज़ात हैं वो लेन देन के होते हैं, बहुत दफ़ा तनाज़ात हमारी पर्सनल ग्रजेस के होते हैं। लेकिन हम उन तनाज़ात को बराए मेहरबानी मज़हब का रंग ना दें, ना कि हम उसको मज़हब का रंग दे के उसको मजहबी कार्ड खेलने वाली बात है। ये देखें, जो माशरे में रहते हुए बहुत दफ़ा लेन देन के मामलात हो जाते हैं, और ये चीज़ें अपनी जगह पे हैं। लेकिन अगर कहीं पे आपको लगता है कि वो मजहबी लिहाज से वाक़या है, तो देखें, जगह जगह मैसाक सेंटर्स बने हैं, पुलिस उस पर कॉपरेट कर रही है। हमारे बहुत अच्छे जानने वाले हैं जो पीस कमेटी के तौर पे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, उनका मैसाक सेंटर्स के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक है, और हम खुद भी उनसे मुलाकात करते रहते हैं। तो जहाँ कहीं भी आपको ऐसा कोई वाक़या नज़र आता है जो सही मानों में मज़हब से रिलेटेड है या इंटर इंटर रिलीजियस मैटर है, तो वो आप मैसाक सेंटर में जाके उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। ये सो फैसल सुनने में ये भी आया कि अभी तक उसकी एफआईआर तक नहीं काटी गई, इस सुलेमान मसीह जो एक छोटा जिम्मेदार था, तो उसकी अभी तक एफआईआर ही कटी नहीं जा सकी। थाने में कहा, वहां पे कुछ लोगों ने स्ट्राइक का भी माहौल पैदा किया कि पुलिस ने कहा नहीं। इस तरह के वाकयात इस मतलब मुल्क की सबसे जो अमन अमान होता है वो उसमें पुलिस का एक बहुत बड़ा हाथ होता है कि हम्म, अगर वो स्ट्रिक्टली एक्शन लेती है बिला इम्तियाज कि कौन सा मजहब है, कौन सा क्या है या क्या है, उसको एक्शन लेने का, तभी हम मुश्किलात में से निकल हम्म। सकेंगे। मेरा ख्याल है इजाजत चाहते हैं। हाँ। जी जी, बहुत शुक्रिया। और हम्म। जो आपने बात की कि पुलिस का क्या रोल बनता है, तो आइडियल सिचुएशन तो बड़ी मुश्किल से ही हम्म। अचीव कर सकते हैं आप, कि पुलिस जो है वो 100% अपना रोल प्ले करे, हम्म। जजेस अपना 100% रोल प्ले करें। हम्म। तो ये जो परफेक्शन है वो बड़ी बड़ी मुश्किल है अचीव करना। सो हम ख्वाहिश रख सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे जो अदारे हैं वो सही मानों में लॉयल्टी के साथ काम करें, और कमज़ोर को तहफ़्फ़ुज़ दें, और जो जुल्म करने वाला है उसको, उसके खिलाफ एक्शन लें। सो इस पे उम्मीद की जा सकती है, और अपने अपनी कैपेसिटी में रहते हुए कोशिश की जा सकती है कि हम बेहतर तौर से काम करें। सो मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ सैमसन साहब आपका, एनसीएन टीवी का, कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया है कि मैं अपनी जो लर्निंग्स हैं वो शेयर कर सकूं। ऑल्दो इस शॉर्ट टाइम में सारी चीज़ें तो शेयर नहीं हो सकती, बट इस साल का जो मेरा प्लान है वो यही है कि मुख्तलिफ सेमिनार्स, वर्कशॉप और ट्रेनिंग्स के ज़रिए से लोगों को इंसानी हकूक़ की बुनियादों के हवाले से, ह्यूमन राइट्स क्या हैं, माइनॉरिटी राइट्स क्या हैं, और किस तरह से हम बेहतर पाकिस्तान और बेहतर दुनिया तश्कील दे सकते हैं, उसके ऊपर काम करने की प्लानिंग करें। और खुदा ने चाहा तो इसको कोशिश करेंगे आम किया जाए, ताकि हर इंसान अपने हकूक़ और फ़राइज़ के बारे में जान सके और एक बेहतर शहरी बन सके। बहुत शुक्रिया जी। जी, बहुत शुक्रिया। और जाते जाते मैं यही कहूँगा, जो एक बुनियादी अकाई पे हमें काम करना चाहिए, अपने बच्चों पर हमें ध्यान देना चाहिए। एजुकेशन एक वाहिद ऐसा है जो इनकलाब पैदा करता है। जो आपने देखा, बड़े अच्छे से हमारे आईएसएस में बड़े ऑफिसर आए हैं, बड़े अच्छे आए हैं,
अम्बेसडर भी आए हैं, अम्बेसडर बड़ी अच्छी पोस्ट पे आए हैं, आर्मी में बड़े प्रमोशंस हुए हैं ये। तो हमें अपनी औलाद की तरफ ध्यान देना चाहिए, बजाय ये गली और नशे में जाएं। हमें एक बीइंग बाहसीयत एक कौम के हर बंदे को लेना चाहिए। ये नहीं कि कोई ऐसा वाकया हो जाए तो माँ बाप बजाय कि अच्छा अमल है तो कहें जी आपने हमें क्यों नहीं बताया, ये वो। आप उसको हम्बली और एक काम करें। तो उम्मीद है कि ये साल हमारे लिए एक बड़ा अच्छा साल साबित होगा, और साबित इसी इसी हिसाब से होगा, क्योंकि नए साल तो आते जाते रहते हैं। नए साल उम्मीद के 26 20 27 भी, लेकिन उसको चेंज लाने की, हमें तब्दीली लाने की जरूरत है। अगर हम अपनी नेचर नहीं चेंज करेंगे तो कैसे इनकलाब आएगा, कैसे बेहतरी आएगी, कैसे ये होगा। अब बड़े सारे ऐसी अजीबोगरीब कहानियां सुनने में आती हैं कि बंदा कांप जाता है कि ये क्या हो रहा है माशरे को। तो सारे हम जो अच्छे भले भी हैं वो भी उसमें उसके जद में आ जाते हैं। तो खुदा आप सबका हामी और नासिर हो। मैं फैसल आपके लिए फिर फखरिया आपको सलूट कहता हूँ, थैंक और यू सो मच। नेक तमन्नाओं के साथ कि खुदा आपकी आपकी वसासत से कुछ बेहतरी, एक और एक 11 और आपकी तरह और आप दूसरे भी आए। जिस तरह हम अक्सर कहते हैं कि एक जीसस क्राइस्ट ने 11 जीसस क्राइस्ट बनाए, और आगे कितने सारे बनते गए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। जी।